नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। चलिए पढ़ते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सर्वप्रथम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ओवरव्यू। सबसे पहले सेक्टर्स इन टर्म ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर क्लासिफिकेशन करा गया है सेक्टर्स का एक्टिविटी के बेस पे। वो 3 प्रकार से है। प्राइमरी सेक्टर आप पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेक्टर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, टर्शियरी सेक्टर आप यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आएगा इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द सेक्टर। इन तीनों सेक्टर की आपस में कितनी निर्भरता है वो उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कैसे करते हैं यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। इसके बाद राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन। उत्पादन के क्षेत्र में टर्शियरी सेक्टर की महत्वता क्यों बढ़ रही है। नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स। फिर आएगा आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट का ही रूप है, वो आपको। देन उसके बाद क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए वो यहाँ पर बताया गया है। मनरेगा 2005, MG नरेगा 2005 एक्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद सेक्टर इन द टर्म ऑफ वर्किंग कंडीशंस, यानी कि सेक्टर्स को वर्किंग कंडीशंस के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को कैसे प्रोटेक्शन दी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्टर इन द टर्म ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे सेक्टर्स को कितने भागों में विभाजित करा गया है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। यही सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ने वाले। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। So classification on Indian economy can be divided into 3 categories, जो यहाँ पर दिखाया गया है। मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझाया है कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है 3 तरीके से अपने 3 बेसिस पे अपने सेक्टर्स को बांटता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज देयर आर 3 सेक्टर्स। एक्टिविटी के बेस पे आपके 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। दूसरा इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। जो वर्किंग कंडीशन है उसके बेस पे हमारा 2 भागों में ये बटा हुआ है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के तौर पर, यानी कि जो जैसे मालिकाना हक है उसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर्स के तौर पर। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। प्राइमरी सेक्टर्स। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ अ प्राइमरी सेक्टर्स। ठीक है, जितनी भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कोई भी एक्टिविटी को कर रहे हैं वो सारी चीजें, वो सारी जॉब्स प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत। ऐसी कोई भी जॉब जो नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन से या उनको करने पर वो सारी सर्विसेज या वो सारी चीजें हमारी किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड मिल्क आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स। कॉटन और दूध की फैक्ट्रियां या रॉ मटेरियल जितने भी हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर सेक्टर्स। समझ में आ गया होगा। जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो सारी किसके अंतर्गत आती है, प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत। इसीलिए इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे सेक्टर प्राइमरी सेक्टर्स कहलाते हैं। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सेकेंडरी सेक्टर्स। अब आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं? द सेकेंडरी सेक्टर्स कवर एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू अ वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन yarn and weave clothes. Using sugarcane as a raw material, we make sugar and good. Since the sector gradually became associated with the different kind of industries that came up, it is also called as a इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए, जो रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स के रूप में कन्वर्ट करती हैं वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर्स के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे हमने कॉटन निकाला किसी प्लांट से, कॉटन फाइबर लिया और फिर उसके बाद हम उससे क्या बना रहे हैं, कपड़े बुन रहे हैं या ऊन बना रहे हैं।
शुगर केन एक तरीके का रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जब वो इंडस्ट्रीज के अंदर चले जाता है तो शुगर बनती है, यानी कि चीनी और गुड़ का बिजनेस वहां से किया जाता है। तो ये सब सारी एक्टिविटी किसके अंतर्गत आ गई, सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाती है, इसी कारण सेकेंडरी सेक्टर्स को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड सेक्टर की ओर, टर्शरी सेक्टर्स। टर्शरी सेक्टर ऑफर द सर्विसेज टू द अदर सेक्टर एंड द कंज्यूमर सिंस these activities generate services rather than goods. The tertiary sector is also called the service sectors. For example, transport, storage, communication, banking, teachers, doctors, washermen, barber, cobbler, lawyer, people to do administrative and accounting works also come in this category. ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स को जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं वो सब टर्शरी सेक्टर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से हो, चाहे वो कम्युनिकेशन से हो, स्टोरेज से हो, बैंकिंग से हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, वॉशरमैन हो, कॉबलर है हमारा, बार्बर है, लॉयर है, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहे हैं या अकाउंटिंग वर्क हो रहे हैं किसी कंपनी में, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, टर्शरी सेक्टर्स के अंदर। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को दूसरी इंडस्ट्रीज, जैसे कि सामान को एक जगह से, अब फिनिश गुड्स हमारा तैयार हो गया है हमारी सेकेंडरी सेक्टर्स में, अब उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हमें किसकी जरूरत है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी आएगी हमारी किसके अंतर्गत, टर्शरी सेक्टर्स के अंतर्गत। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फोटो के माध्यम से, पुलिसमैन, फायरमैन, टीचर्स एंड सेल्समैन, दीज ऑल आर कम्स इनटू द टर्शरी सेक्टर्स। और एग्जाम्पल्स में भी मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम, हमारे इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द सेक्टर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 सेक्टर्स हैं हमारे एक्टिविटी बेस पे। तो पहला था हमारा प्राइमरी, सेकंड था हमारा, तो देखिए यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, शुगर कैन हमारा रॉ मटेरियल था, तो इससे जुड़ी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आई। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ शुगर कैन किसको प्रोवाइड कर रही है, टर्शरी सेक्टर्स प्रोवाइड करेगी, जाहिर सी क्या बात है, उसे खेतों से मिल तक पहुंचाने का काम। अब मिल तक जब पहुंच गया तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार होगी, शुगर और ड्रिंक्स तैयार होंगी, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, सेकेंडरी सेक्टर्स के अंतर्गत। और जब फाइनल गुड्स तैयार हो गया और फिर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए होगी तो फिर से वो टर्शरी सेक्टर्स, यानी कि ये सारे सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है वो टर्शरी सेक्टर यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कैसे करेंगे, तो भैया सबसे पहली बात है यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इसे जीडीपी के माध्यम से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मैं पिछले चैप्टर में भी आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं ये टर्म जीडीपी। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। किसी भी कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, उन सब के टोटल को जीडीपी बोला जाता है। In India, the mammoth task of the measuring GDP is undertaken by Central Government Ministry. ठीक है, तो हमारी भारत में आप लोगों को पता होगा कि जीडीपी को मेजर करने का काम केंद्रीय मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी collects information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimate the GDP। तो देखिए हमने बोला था जीडीपी को मेजर करने का सारा काम हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ले लिया। अब इंडियन गवर्नमेंट कैसे लेती है, इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले स्टेट्स को ऑर्डर करती है, स्टेट्स के जो ऑफिशियल्स होते हैं देन उनके जिले में या उनके क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहते हैं। यूनियन टेरिटरी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अलग अलग इंडस्ट्रीज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके गुड्स एंड सर्विसेज के वो स्टेट को देते हैं और स्टेट वाले सेंट्रल को देते हैं, और धीरे धीरे करके पूरे कंट्री की जीडीपी को मेजर करा जाता है। समझ में आया? अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बच्चों बढ़ते हम अपने अगले टॉपिक की ओर, ग्रोथ एंड स्टेटस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। तो जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया है, ऐसे ही मैंने कुछ आगे भी 2 स्लाइड में ग्राफ दिखाए हैं जिससे कि आपको पता लग जाए कि कंपैरिजन किस तरीके से किया गया, 1973 में किस सेक्टर का कितना ज्यादा पार्ट था और 2003 में किस सेक्टर का सबसे ज्यादा पार्ट था जीडीपी में।
तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर। तो जो ये ब्लू वाला इंडिकेटर है यहाँ पे शो कर रहा है इंडेक्स में आपको प्राइमरी सेक्टर्स, ऑरेंज कलर सेकेंडरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और टर्सरी सेक्टर जो हमारा येलो रंग से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये ग्राफ में आपने देखा होगा 1973 में जो करोड़ में इनकम थी, करोड़ में है ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें जो इनकम थी 1973 में जो प्राइमरी सेक्टर था उसका सबसे ज्यादा हिस्सा था। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर ने बहुत कम कंट्रीब्यूट करा जीडीपी में, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा वैल्यू थी उस समय सिमिलर थी प्राइमरी सेक्टर के बराबर लगभग टर्सरी सेक्टर्स की वैल्यू। लेकिन 2003 में यदि आप देखें तो प्राइमरी सेक्टर की जितनी वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू सेकेंडरी सेक्टर्स की भी थी, लेकिन इन सबसे ज्यादा जो वैल्यू थी वो टर्सरी सेक्टर्स की थी। टर्सरी सेक्टर ने ज्यादा कंट्रीब्यूट करा। द ग्राफ शो अ मैसिव इंक्रीज इन टर्नओवर फॉर ऑल दीज थ्री सेक्टर्स ड्यूरिंग 20 years which shows the way our economy grew। तो जैसे ये ग्राफ है आपने देखा होगा, धीरे धीरे ये 20 years का एक ग्राफ बनाया गया है जिसके थ्रू आपको पता लग रहा है कि इकोनॉमी ने कितना ग्रो करा है। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड जिसमें शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी दिए रखा है मैंने कि किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट करा था, ठीक है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करा था। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर वैसे ही ब्लू में, और सेकेंडरी सेक्टर हमारा ऑरेंज कलर से इंडिकेट हो रहा है, टर्सरी सेक्टर हमारा येलो कलर से इंडिकेट हो रहा है। 1973 में 45% हमारा क्या कंट्रीब्यूट कर रहा था, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था इकोनॉमी में, ठीक है। जीडीपी में जो उसका शेयर था वो 45% था। ठीक उसके बाद टर्सरी सेक्टर 20% कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी में। ठीक उसी प्रकार 1973 में जो टर्सरी सेक्टर था वो 35% अपना कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन 2003 में प्राइमरी सेक्टर 25% कंट्रीब्यूट करा जीडीपी में, और सेकेंडरी सेक्टर 20% और 55% यानी कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन करा जीडीपी में वो किसने करा, टर्सरी सेक्टर ने करा। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग टर्सरी सेक्टर की तरफ मूव होने लग गए। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ हमारा भारत देश में बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ने लगी, जैसे एजुकेशन की जरूरत पड़ने लगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ गई, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ गई। ये सारी चीजों को देखकर सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ 2003 तक वो जो हुआ किसका हुआ, टर्सरी सेक्टर का सबसे ज्यादा विकास हुआ, ठीक है। इसीलिए टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस भी बढ़ता जा रहा है भारत में। द ग्राफ शोज that share of agriculture decreased substantially and that the industry remained static. Share of service grew. Particular the growth of share of the service sector was phenomenal from 35 to 55%. आपने देखा इस ग्राफ के माध्यम से जो सबसे ज्यादा टर्सरी सेक्टर ने ग्रो करा 35 से 55%, यानी कि 20% इंक्रीमेंट था, टर्सरी सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान रहा। चलिए बढ़ते हैं एक और ग्राफ की तरफ जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से हर सेक्टर में, उस चीज के ऊपर हमने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो देखिए 1973 में जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें 75% एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, 10% लोग हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में पार्ट कर रहे थे, और 15% लोग वो हमारे टर्सरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट के तौर पर। लेकिन अगर मैं बात करूं 2000 की, इन 2000 60% ऑफ द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर वाज देयर। 60% लोग भारत के ऐसे थे जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट के तौर पे काम करा। देन 28% हमारे किस में थे, 28% सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हुए। देन उसके बाद 22% हमारे लोग किस में, टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व हुए। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो सबसे ज्यादा पहले जो हमारा था इंक्रीमेंट था एम्प्लॉयमेंट का प्राइमरी सेक्टर में, धीरे धीरे डिक्रीज होता चला गया वो। इन 2000 जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे वो प्राइमरी सेक्टर से मूव हो गए सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर्स में। आइए मैं आपको नीचे इस स्लाइड के बारे में भी पढ़ देता हूँ। द शेयर ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट was not in the tune with the share in GDP. The agriculture provided employment to 75% worker. एग्रीकल्चर में जो लोग कर रहे थे 75% लोग काम कर रहे थे। This decreased to the
60% इन 2000, यानी कि 15% की कमी आई। 75 से सीधे सीधे 60% आ गया, यानी कि 15% लोग मूव हो गए सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ। ठीक है, which is not a big drop as agriculture drop in GDP contribution. On the other hand, the growth in employment provided by other two sector was substantially low. तो जैसे जैसे कि हमने बोला कि जीडीपी तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारा टर्शरी सेक्टर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के तौर पर कंट्रीब्यूशन उतना चेंजेस नहीं हुआ था बाकी दो सेक्टर्स में। लेकिन जो चेंजेस सबसे ज्यादा देखा गया था वो चेंजेस देखे गए प्राइमरी सेक्टर। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ग्राफ। तो जो हमारे अभी ग्राफ आपने देखे उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड in agriculture activity as agriculture provides seasonal employment during the cropping season, so chances of hidden employment are big. Moreover, as history suggests, a developed nations dependency shift from primary sector towards the tertiary sector in all aspect of economic development, so it can be said that India is still way behind because majority still depend on agriculture. जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। आज भी बहुत से लोग, मेजॉरिटी के लोग, जो भारत की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से ज्यादा लोग आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक तरीके का सीजनल क्रॉपिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, जिससे कि चांसेस बढ़ जाते हैं हिडन एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, और यही कारण है कि जो पिछले कुछ हिस्ट्री में देखा गया है कि जो हमारी लोग हैं उस मात्रा में प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव नहीं हो पाए। जैसे डेवलप्ड नेशन में क्या होता है, डेवलप्ड नेशंस जो हैं हमारे वो प्राइमरी सेक्टर में ना काम करके टर्शरी सेक्टर की तरफ ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में अभी भी भारत डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे। यही कारण है कि अभी उस मात्रा में हम लोग डेवलप्ड नहीं हो पाए हैं जितना एक डेवलप्ड कंट्री होती है। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम यहाँ पर। सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हैव फेल्ड टू जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अ प्रेशर ऑन प्राइमरी सेक्टर। ऑल्दो एजुकेटेड and skilled workforce do get employed in secondary and tertiary sector, but the unskilled and semi-skilled workers, there is still shortage of employment avenues. देखो, टर्शरी और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था वो आज भी उस मात्रा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाने में सक्षम नहीं हो पाया है। ठीक है, क्योंकि लोग कहाँ काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा एंगेज हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, अनपढ़ लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और स्किल्ड लोग भी काम कर रहे हैं, सब तरीके के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जो काम करेगा वहां एजुकेटेड लोग चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए। यही कारण है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में अभी भी लोग उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर फेल हो रहे हैं जनरेट करने में इनफ एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? क्योंकि जितने स्किल्ड लेबर होंगे, जितने एजुकेटेड होंगे, वो इजीली सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम पा पाएंगे। लेकिन अगर मैं अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर वर्कर की बात करूं तो वो आज भी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब आसानी से नहीं पा सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन। जैसे जैसे यहां पर हमारा बोला गया है उत्पादन में टर्शरी सेक्टर का महत्व का बढ़ना, टर्शरी सेक्टर का उत्पादन में महत्व का बढ़ना। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर इन द ईयर 2011 एंड 12 द टर्शरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्ज प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडियाज रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर्स। देखो 2011 और 12 में टर्शरी सेक्टर था लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था। जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट इसी ने करा था, टर्शरी सेक्टर्स ने, क्योंकि लोग कहाँ से आ रहे थे, प्राइमरी सेक्टर से रिप्लेस हो रहे थे और वो वहां से छोड़कर लोग काम कहाँ कर रहे थे, टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि इनकम प्रॉपरली हो रही थी। Why is tertiary sector become is so important in India? There could be a several reason. देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्यों हमारा टर्शरी सेक्टर भारत में इंपॉर्टेंट रखता है और क्या रीजन है उसके पीछे। चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, इन
All any serval services such as hospital, educational institution, post and telegraph services, police station, courts, village administrative offices, municipal corporation, defense, transport, banks, इंश्योरेंस एंड कंपनीज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। देखिए, कहीं भी हमारे देश को डेवलप्ड होने के लिए हॉस्पिटल का होना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का होना, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज का होना, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर भारत को डेवलप्ड होना है तो इस सेक्टर में जाना होगा, और इस सेक्टर में जाना है तो ऑब्वियसली है आपको टर्सरी सेक्टर में जाना पड़ेगा काम करने के लिए। टर्सरी सेक्टर के में काम यानी कि लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सेकंड पॉइंट यहां पे बोला गया है, सेकंड द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज अ ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड शॉर्टेज। देखिए, जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर्स का, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, हमारा सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर जैसे जैसे डेवलप्ड हो रहा है, वैसे वैसे उनके डेवलपमेंट के साथ साथ उन्हें किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ रही है, ट्रेड्स की जरूरत पड़ रही है, और किसकी आवश्यकता है, स्टोर यानी कि भंडार गृह की आवश्यकता है। अगर प्राइमरी सेक्टर में किसानों को स्टोरेज फैसिलिटी मिलेगी तभी तो उनका काम बढ़ेगा, और वो काम की फैसिलिटी के लिए कौन चाहिए, हमें टर्सरी सेक्टर वाले लोग चाहिए। टर्सरी सेक्टर का बढ़ना इसीलिए भारत में इंपॉर्टेंस रखता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, एज इनकम लेवल राइज certain section of the people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private school, professional training and etc. देखिए, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों का डेवलपमेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, जितनी जितनी जीडीपी में हमारा इंक्रीमेंट होगा तो लोगों की डिमांड्स बढ़ेगी। अब डिमांड्स बढ़ेगी तो किस तरीके से डिमांड्स बढ़ेगी, लोग कहाँ पैसा खर्च करेंगे, पैसा ज्यादा कमा रहे हैं तो कहाँ खर्च करेंगे, या तो वो खाने पे खर्च करेंगे, या फिर घूमने पे खर्च करेंगे, या फिर शॉपिंग करने में खर्च करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स पे करेंगे, प्रोफेशनल स्कूल्स या ट्रेनिंग्स पे करेंगे उस पैसे को खर्च। तो इसी कारण जब ये चीजें उत्पन्न होंगी तो टर्सरी सेक्टर में डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। देखिए, जैसे जैसे समय का विकास हो रहा है वैसे वैसे हमारे देश में नई नई सर्विसेज, नई नई चीज़ों का आना प्रारंभ हो चुका है। जैसे हमें बात करनी हो तो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का होना अत्यंत आवश्यक है। कहीं एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन देना है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज रैपिडली राइजिंग। और जैसे जैसे समय का विकास होगा वैसे वैसे इन सभी सर्विसेज की जरूरत और डिमांड लोगों में बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था। ये 4 पॉइंट से जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो टर्सरी सेक्टर उत्पादन के क्षेत्र में टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अनएम्प्लॉयमेंट। अब आती है बात, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेजेस रेट बट fails to get a job, it is called unemployment। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कोई इंसान काम करना चाहता है, उसकी इच्छा से उसके जो प्रिवेलिंग रेट है, वेजेस रेट यानी कि जो मजदूरी भाड़ा है या मजदूरी जो मिल रही है उस पर वो काम करना चाहता है, बट फेल टू गेट द जॉब, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती, उसके आधार पर हम इसे क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, एक अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति तब कहलाता है जब वो इंसान काम तो करना चाहता है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में हम इस चीज को, इस कंडीशन को बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। इंसान काम करना चाहता है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। सो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, अभी आगे मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर में जो आपको डिस्कस करे गए हैं। फिलहाल मैंने सारे एक्स्ट्रा आपको दे भी दिए हैं यहाँ पर ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, 5 टाइप से यहाँ पे डिवाइडेड है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। इन सब की डेफिनेशन भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ, अगले स्लाइड में मैंने दे रखी है।
तो आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नाम से स्पष्ट हो गया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, द अनएम्प्लॉयमेंट विच जनरेट्स ड्यू टू द वेरिएशन इन द सीजन इज कॉल्ड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि खेती, आपको पता है सीजनल खेती होती है, लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं तो वो सीजनल काम कर रहे हैं, एक सीजन उनके पास काम है, दूसरे सीजन काम नहीं है, तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। समझ में आया? तो जब सीजन के तौर पर कोई व्यक्ति के पास काम है, सीजन में तो काम है लेकिन उस सीजन के बाद उसके पास काम नहीं है, तो ऐसा कहलाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? When unemployment happen because of transferring from one job to another, the period between changing the job is called frictional unemployment. जब व्यक्ति एक जगह से, एक जॉब से छोड़ के दूसरे सेक्टर में जा रहा है, या एक सेक्टर से छोड़ के दूसरी जगह जॉब करने जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जॉब करने जा रहा है, उस समय के बीच का टाइम, वो जो टाइम होता है, उस बीच का टाइम जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगता है, उस टाइम पीरियड को यहाँ पर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला गया है। समझ में आया? अगला है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी, इट इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत रेयर केसेस में होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मैं आपको बता देता हूं, ऐसी कंडीशन जब कंट्री में रिसेशन आ जाए तब ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। यानी कि ऐसे लोग जब रिसेशन आ जाता है और लोगों की जॉब जाने लग जाए तो इस तरीके से साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट वो कहलाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं इसको, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड, इट इज कॉल्ड अ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जब जरूरत से ज्यादा व्यक्ति किसी काम को करने लग जाएं, यानी कि काम एक लिमिटेड है लेकिन काम करने वाले व्यक्ति ज्यादा हैं, ऐसी कंडीशन में जितने टाइम तक वो काम करेंगे तब तक तो वो काम कर रहे हैं, तब तक तो वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास काम नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन द इकोनॉमी फेल टू जनरेट इनफ जॉब, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे किसी देश में कोई सरकार आती है और सरकार अपना स्ट्रक्चर बनाती है इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए, इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए, लेकिन वो उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाता जितना अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसका नाम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ हिडन काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। This is the situation of underemployment, where people is apparently working but all of them made to the work less than their potential. तो देखिए यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट वही कंडीशन है जिसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। इसमें इसलिए बोला गया ये एक तरीके का हिडन काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपा रहता है, क्योंकि इंसान लगता है कि वो पूरी तरीके से काम कर रहा है, पूरी तरीके से एम्प्लॉयड है, बट ऐसा होता नहीं है। This situation of underemployment where people are working, apparently working, but all of them made to the work less than their potential. इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हमारे जो लोग हैं हमें लग तो रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे कि किसी जगह में काम करने के लिए 4 लोग चाहिए, हमें 4 लोग उस काम को 2 दिन में खत्म करते हैं। वही काम अगर 10 लोग करें तो उस काम को वो जल्दी निपटा देंगे। तो ये क्या है? ऐसी कंडीशन में बाकी जो समय बचेगा उस व्यक्ति का, वो क्या है? बाकी समय में तो कोई काम है नहीं, तो इस तरीके की कंडीशन को हम बोलेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट ऑफ समवन who does not have a job is clearly visible as unemployed, hence it is called disguised unemployed. सिंपल सी बात है कि इस तरीके के अंडर एम्प्लॉयमेंट में कि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, उसके पास जॉब नहीं है, ये सारी बातें क्या है? छुपी रहती हैं। इसी कारण इंसान लगता तो है कि वो एम्प्लॉयड है, बट
वो अनएम्प्लॉयड होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोला गया है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर। देखो साफ साफ सी बात है, अगर वो व्यक्तियों को हम ज्यादा लोग जो थे वहां से हटा भी देते हैं तो उसका प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन बी ऑल्सो बी सीन इन tertiary sector. They may be spent the whole day but earn very little. They are doing this work properly because they do not have better opportunity. देखो सिंपल सी बात है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो हमारा टर्सरी सेक्टर में भी दिखता है, वो लोग पूरा पूरा दिन यहाँ अपने काम में बिता देते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। दे आर डूइंग दिस वर्क, वो लोग इस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे डोंट हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी, उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी किसी और क्षेत्र में मिलती ही नहीं है। इसी कारण अंडर एम्प्लॉयमेंट टर्सरी सेक्टर में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चा लोग यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट्स को क्रिएट करते हैं। सो दीज आर सम वे और रीजंस बाय विच वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। Along with water, we also need provide cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve. जाहिर सी बात है, अगर किसानों को पानी के साथ साथ सस्ते रेटों पर कृषि लोन मिलने लग जाए, यानी कि खेती के लिए लोन मिलने लग जाए, तो वो फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके प्रोडक्शन लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। लोन सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने अच्छी सामानों को खरीद पाएंगे, जो औजार उन्हें चाहिए होते हैं, जो चीजें उन्हें चाहिए फार्मिंग को डेवलप करने के लिए, तो वो उन चीजों को खरीद पाएंगे और खेती को इम्प्रूव कर पाएंगे। सेकंड है आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बी एम्प्लॉयड। देखो इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह सिचुएट करना है, लोकेट करना है, प्रमोट करना है सेमी ग्रामीण, यानी कि जो शहर से हटके है लेकिन गांव से भी थोड़ा सा दूर है, तो ऐसी जगहों पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड हो सके। ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटो, ऑनियंस एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड। तो देखो यहाँ पे एक और थर्ड रीजन आ गया हमारा कि अगर हम गांव के जगह जगह पर कोल्ड स्टोरेज यानी कि भंडार गृह खोल देते हैं तो लोग फार्मर्स क्या करेंगे, यानी कि किसान हमारे पोटैटोज या आलू और प्याज जो होते हैं उनके वो वहां पर स्टोर कर पाएंगे और फिर जब उनका प्राइस अच्छा होगा तो वो मार्केट में बेच पाएंगे। इससे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरिया वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर वेयर द फार्मर कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। तो जहां पर गांव है और जंगलात एरिया है वहां पर जगह जगहों पर क्या खोल देना चाहिए, हनी कलेक्शन सेंटर खोल देना चाहिए, यानी कि शहद भंडार गृह खोल देना चाहिए, जिससे कि फार्मर्स वहां पर आके जीव जंतुओं का क्या बेच सकें, शहद बेच सकें। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप अ इंडस्ट्री दैट प्रोसेसेस वेजिटेबल एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टमाटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट। तो देखो ऐसी जगहों पे इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, जगह जगह पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है जिससे कि फार्मर्स सीधे जाके वेजिटेबल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह सारी चीजों को अपने मार्केट से बाहर भी बेच सकें। जैसे गांव वाले ग्रामीण क्षेत्र में फार्मर्स क्या करते हैं, अपने इलाके में ही वो सब्जियां बेच देते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज हर जगह सेटअप होनी चाहिए जिससे कि फार्मर्स अपने जो भी अब उनकी प्रोडक्शन होती है उसको शहर से बाहर भी मार्केट्स में बेच सकें। जैसे कि हमारा दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरिया, नॉट नेसेसरी इन लार्ज अर्बन सेंटर्स। जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रीज खुलेंगी जगह जगह पर, वो क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, सेमी रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज खुलेंगी वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग कमीशन, नाउ नोन एज नीति आयोग, एस्टिमेट दैट नियरली 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर अलोन। देखिए यहाँ पर बोला गया है जो प्लानिंग कमीशन है हमारी, जिसको आज की डेट में नीति आयोग बोला जाता है, उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 20 लाख जॉब्स खाली क्रिएट की जा सकती हैं एजुकेशन सेक्टर में। सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मोर डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा टू वर्क इन रूरल एरिया। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जैसे जैसे हेल्थ सिचुएशन को सुधारा जाए तो जगह जगह हमें क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, नर्स की जरूरत पड़ेगी, हेल्थ वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट
If tourism as a sector is improved every year, we give additional employment to more than 35 lakh. देखो, प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग की एक स्टडीज के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार उन्होंने अगर टूरिज्म सेक्टर को हम लोग इम्प्रूव करते हैं तो टूरिज्म सेक्टर में यानी कि जो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिस्ट सेक्टर जो हमारा है, अगर उसको इम्प्रूव कर दिया जाए तो 35 लाख लोगों को जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने 9 पॉइंट समझाए हैं, आप इन पॉइंट्स को याद कर लेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है यहाँ, हाउ डू वी विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। MG नरेगा 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग टू राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। वो 2005 में हुआ, इसीलिए बोला गया इसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अंडर MG Narega 2005, all of those who are able to and are need of work in rural area are guarantee of 100 days of employment in year by the government। देखो इसमें क्या बोला गया, इस एक्ट के तहत बोला गया जो 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर बनाए गए वहां पर लोगों का रजिस्ट्रेशन करना चालू करा। जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनको जरूरत है, उनका रजिस्ट्रेशन करा गया और उन्हें 1 साल में 100 दिन तक काम करने की गारंटी गवर्नमेंट द्वारा दी गई। वो 100 दिन गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे और उन्हें उनका पैसा मिलेगा। इफ द गवर्नमेंट फेल इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। अगर सरकार इस एक्ट के तहत 100 दिन का काम देने में फेल होती है तो ऐसी कंडीशन में उन व्यक्तियों को जो रजिस्टर्ड हैं, उन व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। समझ में आया? जो ग्रामीण क्षेत्रों में 625 सेंटर खोले गए, जो उनके अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको 100 दिन का कम से कम काम मिलेगा 1 साल में। दूसरा, अगर गवर्नमेंट फेल होती है इस कंडीशन में तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सेक्टर इन द टर्म ऑफ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं हम वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे सेक्टर्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। इसे 2 भागों में क्लासिफाइड करा गया है, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज इंडस्ट्रीज एंड प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव assured ऑफ वर्क। They have registered by the government, have to follow its rules and regulation which are given by various laws such as the Factory Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Soft and Establishment Act, etc. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगा। दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इनको मिनिमम वेजेस एक्ट, ग्रेजुटी एक्ट और फैक्ट्री एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लिया जाता है। इन सभी लोगों को गवर्नमेंट के अंतर्गत ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, इनको जॉब सिक्योरिटी होती है। पेड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं कि फिक्स नंबर ऑफ आवर्स पे ही ये काम करेंगे। पेड लीव्स होंगी, ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। तो देखिए नीचे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर रखे हैं। वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उन्हें परमानेंटली काम मिलता रहेगा, वो सिक्योर हैं अपने फ्यूचर के लिए। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि उन्हें लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स में वर्क करना है, यानी कि कुछ ही घंटे उन्हें काम करना है। इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर वो एक्स्ट्रा टाइम काम करते हैं तो उसका पैसा किसको देना है? एम्प्लॉयर को। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और इसके साथ साथ उन्हें और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयर्स वाला। इन्हें हेल्थ फैसिलिटी भी मिलती है, पेड लीव्स भी मिलती हैं। ये सारी चीजें इस पॉइंट्स के अंतर्गत आती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। दे गेट पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुटी। तो इन्हें क्या मिलता है? ग्रेजुटी भी मिलती है, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, हॉलीडेज पे पेमेंट भी मिलती है और आपका पेड लीव्स भी मिलती हैं, यानी कि छुट्टियों का भी पैसा इन्हें मिलता है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत सारे बेनिफिट्स थे, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट अंडर द लॉ ऑफ फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर द फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो जो हमारा मैनेजर होता है फैक्ट्री का, उसके अंडर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, पानी पीने की फैसिलिटी मिलेगी, अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट की फैसिलिटी मिलेगी। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर गेट पेंशन एज वेल। और जैसे जैसे ये रिटायर होते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग रिटायर होते हैं, उन्हें पेंशन भी मिलती है। अब आ जाते हैं हम अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। चलिए देखिए इसकी तरफ।
Unorganized sector is characterized by a small and scattered unit which is largely outside control of the government. देखो unorganized sector जो characterize करा गया है वो गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आता, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उसमें करते हैं जो लोग काम, वो सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी घर में कोई लोग काम कर रहे हैं, वहां फैक्ट्री बना रखी है उन्होंने और छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्रीज लगा रखी है, उसमें यदि कोई है तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे कि वर्कर्स जो होंगे जो आपके दिहाड़ी मजदूरी पे काम करते हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये इनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। There are rules and regulations, but these are not followed. Jobs are here low paid and often not regular. देखो यहाँ पर सिक्योरिटी जॉब की कोई नहीं है, कब इंसान को बाहर निकाल ली जाए कोई नहीं पता। ठीक है, जॉब्स जो मिलेंगी उसमें पेमेंट कम मिलेगा। ठीक है, नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। पेड लीव्स नहीं मिलेंगी, हॉलीडेज नहीं मिलेंगे। लीव ड्यूरिंग द सिकनेस, अगर बीमार भी होता है तो उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ये पॉइंट्स इसके अंतर्गत कवर करे जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन व्हेन देयर इज लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन, सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव, अ लॉट ऑफ ऑल्सो डिपेंड ऑन विश ऑफ द एम्प्लॉयर। तो देखो यहाँ पर काम सिक्योर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, किसी कोई भी वैलिड रीजन दिए बिना इंसान को उसके काम से जाने के लिए कहा जा सकता है, मतलब जॉब छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। लोगों के पास काम कम होगा, वो सब डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पे कि वो इंसान उस व्यक्ति को रखना चाहता है अपने यहाँ काम करने के लिए कि नहीं रखना चाहता, इसलिए ये सिक्योर नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, दिस सेक्टर इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स such as selling on the street, doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire laborer as when they are required. तो देखो यहाँ पर जो लोग सड़क पे अपना काम कर रहे हैं, रिपेयर वर्क कर रहे हैं, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से फार्मर्स जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं या अपने लैंड पर काम कर रहे हैं, ये सब आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स करते हैं कैसे इन रूरल एरिया। Unorganized sector mostly comprises of landless agricultural laborer, small and marginal farmers, sharecropper and artisan such as weaver, blacksmith, carpenter and goldsmith. तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो हमारी लेबर होती है, छोटे छोटे फार्मर्स, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। शेयर क्रॉपर्स और आर्टिशन। आर्टिशन कौन कौन से, जैसे गोल्ड स्मिथर हो गए, कारपेंटर हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए या वीवर हो गए जो कपड़े बुनते हैं, ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमने अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। तो यहाँ पे देखिए, फार्मर नीड टू सपोर्ट थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ timely deliver of seeds, agriculture input, credits, storage and marketing outlets. फार्मर्स या ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी किसान हैं या और कोई हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले लोग हैं, सबको इन सारे पॉइंट्स की जरूरत है। टाइमली डिलीवर ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट्स एंड शॉर्ट स्टोरेज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स की। ठीक है, समझ में आया। तो इन चीजों की अगर फैसिलिटी इन लोगों को मिल जाती है तो ये प्रोटेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्बन एरिया। अब आती है बात अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो पहले पढ़ेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ पर अर्बन एरिया में कौन कौन लोग आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स comprises mainly of workers in small scale industries, casual worker in construction, trade and transportation and etc. And those who work as a street vendor, head loader, worker, garment maker, rag picker and etc. We also find that majority of worker from scheduled caste, tribes and backward community find themselves in unorganized sector. Unorganized sector में यहाँ जो अर्बन क्षेत्र है यानी कि शहरी इलाका, छोटी छोटी स्केल की जो इंडस्ट्रीज है उसमें काम करने वाले वर्कर्स सभी इसके अंतर्गत आते हैं। कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाली वर्कर इसके अंतर्गत आती है। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यानी कि व्यापार या किसी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज में कोई वर्कर काम कर रहा है तो वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। दोज हु विल वर्क इन अ स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो हमारे
ठेला गाड़ी वाले होते हैं या वर्कर्स होते हैं, जो कुली होते हैं, ये सारे लोग, गारमेंट मेकर्स, ये सभी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं शहरी क्षेत्र में। इसके साथ साथ देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट ज्यादा होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों में। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें मैंने बता रखा है कि शहर में किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्कर्स को। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, द गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम wages for the respective work. The government has set up a minimum wages act to protect such worker from economic exploitation. तो देखो, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे अर्बन एरिया के वर्कर हैं, उनको एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम वेजेस एक्ट को लॉन्च कर सकती है। वैसे ये एक्ट बना हुआ है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में जो भी काम करने वाले कर्मचारी है उनकी एक मिनिमम वेजेस को फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर है, द वर्किंग आवर्स शुड बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बेसिक एंड नेसेसरी फैकल्टी एट वर्क प्लेस फॉर द वर्कर्स। देखिए यहां पे बोला गया है दूसरा पॉइंट कि जितने भी गवर्नमेंट जितने भी लोग हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं शहरी एरिया में, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट फिक्स नंबर ऑफ आवर्स का वर्क कर दे, यानी कि एक लिमिटेड आवर्स कर दे कि इतने समय में ही काम करना है, और उन लोगों को उस जगह पर अच्छी फैकल्टीज प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो आसानी से उस काम को कर सकें। बाय प्रोवाइडिंग चीप इंटरेस्ट लोन टू द वर्कर विच कैन बी हेल्पफुल फॉर देम इन ओपनिंग अ स्मॉल स्केल बिजनेस। ठीक है, इसी के साथ ऐसे वर्कर्स को सस्ते इंटरेस्ट रेट पर क्या मिले, लोन मिले, जिससे कि वो अपनी छोटी छोटी घरेलू उत्पाद व्यापार को खोल सके, घरेलू उद्योग को खोल सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आप इन अर्बन एरिया कैजुअल वर्कर नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में भी वर्कर्स को गवर्नमेंट द्वारा रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने की सपोर्ट मिलनी चाहिए। जैसे कोई भी रॉ मटेरियल अगर वर्कर्स को खरीदना है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोगों को खरीदना है तो उन्हें गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलनी चाहिए। द इनैक्टमेंट ऑफ न्यू लॉ ऑन ओवर टाइम सैलरी एंड रेंज, वहां पर एक जो शहरी क्षेत्र है वहां पर ओवर टाइम और सैलरी के लिए एक नया लॉ लॉन्च करना चाहिए, बनाना चाहिए, जिससे कि ये वर्कर्स प्रोटेक्ट हो सके। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सेक्टर इन द टर्म ऑफ ओनरशिप। इन टर्म ऑफ ओनरशिप में दो तरीके से हमारे सेक्टर्स को बांटा गया है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आते हैं अपने पब्लिक सेक्टर की तरफ। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइडेड ऑल द सर्विसेज, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों पे मोस्टली गवर्नमेंट का कब्जा होता है, यानी कि उन पे अधिकार किसका है, गवर्नमेंट। चलाती कौन है, गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करा रही है पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, जैसे आपके स्कूल हो गए, नगर पालिका हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, पब्लिक सेक्टर के। रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप जो होती है मोर देन 50% किसकी होती है, प्राइवेट इंसान की। जैसे टाटा हो गई, स्टील कंपनियां हो गई, या रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, या एयरटेल भारती हो गई, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, जिसमें मोस्ट ऑफ द एसेट्स और सर्विसेज जो हैंडल कर रही हैं वो प्राइवेट कंपनियां हैंडल कर रही हैं। ठीक है, इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हेड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी। ठीक है, ऐसे लोग जो एसेट्स और डिलीवरी, जो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनी ऑनर कर रही है, यानी कि उनपे स्वामित्व किसका है, प्राइवेट कंपनियों का है। तो ऐसी कंपनियों को बोला गया है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, टिस्को भी बोलते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, वो भी एक तरीके की प्राइवेट कंपनी है। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि रेल, ये सारी प्राइवेट कंपनी के एग्जाम्पल हैं। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दे दिया है जिसमें आपको समरी ऑफ द चैप्टर मिल जाएगी, साथ के साथ आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उनको आपने अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।